प्लीडिंग्स एंड कन्वेंस। अब ये सुनने में थोड़ा भारी भरकम लगता है ना, जैसे सिर्फ वकीलों के काम की चीज हो। हाँ बिल्कुल, शब्द ही ऐसे हैं। लेकिन आज हमारा मिशन कुछ और है। हम इस गाइड को जरा आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे कि वकील आखिर कागज पर तर्कों और समझौतों की दुनिया कैसे बनाते हैं। ये प्लीडिंग्स और कन्वेंसिंग आखिर है क्या? मतलब ये सिर्फ कानूनी शब्द तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो वो औजार हैं, वो टूल्स हैं जिनसे अधिकारों की लड़ाई लड़ी जाती है और विवादों को पैदा होने से पहले ही सुलझाया जाता है। तो ये एक तरह की कारीगरी हुई। बिल्कुल, ये कानूनी दुनिया की कारीगरी पर एक गहरी नजर है। ये सिर्फ वकीलों के लिए नहीं है, ये इस बात को समझने के बारे में है कि कैसे एक आइडिया, एक अधिकार या एक झगड़ा ऐसे सांचे में ढलता है जिसे एक अदालत समझ सके। ये कला भी है और एक विज्ञान भी। इसमें शब्दों की सटीकता किसी सर्जन के चाकू की तरह होनी चाहिए। एक शब्द इधर से उधर हुआ और मतलब बदल गया। बिल्कुल, मतलब का अनर्थ हो सकता है। चलिए इसी कला की शुरुआत से शुरू करते हैं। इस मटेरियल की पहली लाइन ही बहुत दमदार है। कानून का मकसद समाज में शांति कायम करना है। ये तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन कागज पर कुछ लिखने से, मतलब ड्राफ्टिंग से, समाज में शांति कैसे आती है? देखिए, इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है कानून को दो हिस्सों में देखना। पहला है मौलिक कानून, जिसे सब्सटैंटिव लॉ कहते हैं। सब्सटैंटिव लॉ। हाँ, ये हमें हमारे अधिकार और जिम्मेदारियां बताता है। जैसे आपको अपनी संपत्ति रखने का अधिकार है या कॉन्ट्रैक्ट करने का अधिकार है। ये गेम के नियम है कि क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। बिल्कुल। और दूसरा हिस्सा वो है प्रक्रियात्मक कानून, यानी प्रोसीजरल लॉ। ये बताता है कि उन अधिकारों को लागू कैसे किया जाए। अच्छा, अगर कोई आपकी संपत्ति पर कब्जा कर ले तो आप क्या करेंगे, आप कोर्ट कैसे जाएंगे, कौन सा फॉर्म भरेंगे, ये बताता है कि गेम कैसे खेलना है। और ड्राफ्टिंग यानी कानूनी मसौदा तैयार करना इसी प्रक्रियात्मक कानून का इंजन है। बिना सही ड्राफ्टिंग के आपके अधिकार सिर्फ किताबों में लिखे रह जाएंगे, हकीकत में नहीं बदलेंगे। सही बात है। अच्छा, तो ड्राफ्टिंग वो पुल है जो हमारे किताबी अधिकारों को असल दुनिया से जोड़ता है। तो फिर ये प्लीडिंग्स और कन्वेंसिंग क्या इसी पुल के दो अलग अलग रास्ते हैं? बहुत बढ़िया सवाल है और इसका जवाब बहुत सीधा है। बताइए। इसे ऐसे सोचिए, प्लीडिंग्स तब काम आती हैं जब विवाद हो चुका होता है। अच्छा। और कन्वेंसिंग का मकसद है कि विवाद कभी हो ही ना। एग्जैक्टली, आपने एकदम सही पकड़ा। ओके, ये दिलचस्प है, थोड़ा और समझाइए। प्लीडिंग्स, जिसे हिंदी में अभिवचन कहते हैं, वो पूरी तरह से अदालती कार्रवाई का हिस्सा है। ये एक मुकदमे में दोनों पक्षों के बीच दावों और जवाबों का लिखित आदान प्रदान है। जैसे एक लिखित बहस। हाँ, मान लीजिए ये कोर्ट में एक बहुत ही अनुशासित और लिखित बहस है। वादी अपनी कहानी एक दस्तावेज में बताता है जिसे वाद पत्र या प्लेंट कहते हैं। और फिर दूसरा पक्ष जवाब देता है। हाँ, फिर प्रतिवादी उसका लिखित जवाब देता है जिसे रिटन स्टेटमेंट कहते हैं। ये दस्तावेज ही मुकदमे का दायरा तय करते हैं। ठीक है, तो ये हो गई प्लीडिंग्स। अब कन्वेंसिंग। कन्विंसिंग वो सब कुछ है जो अदालत के बाहर होता है। जब आप घर खरीदते हैं, वसीयत बनाते हैं या कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट करते हैं, तो वो कन्विंसिंग है। अच्छा, तो ये समझौते हुए। हाँ, ये वो ब्लूप्रिंट है जो एक मजबूत समझौता बनाने के लिए तैयार किया जाता है ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन या लड़ाई झगड़ा ना हो। लेकिन अगर हो गया तो? मान लीजिए घर खरीदने के बाद कोई विवाद हो जाए, तो वही कन्विंसिंग का दस्तावेज यानी आपकी सेल डीड या एग्रीमेंट वो अदालत में सबसे बड़ा सबूत बन जाता है। अच्छा। तो संक्षेप में, प्लीडिंग्स एक फेयर फाइट के लिए नियम है और कन्विंसिंग एक मजबूत किला बनाने की कला है ताकि फाइट की नौबत ही ना आए। यहाँ से बात और भी दिलचस्प हो जाती है। मटेरियल में प्लीडिंग्स के 4 मूलभूत नियमों का जिक्र है। ये सुनने में किसी सीक्रेट रेसिपी जैसा लगता है जो हर वकील को पता होनी चाहिए। चलिए इस रेसिपी को समझते हैं। हाँ, ये 4 नियम प्लीडिंग्स की आत्मा है और ये सिर्फ नियम नहीं है, इनके पीछे एक बहुत गहरी सोच है। पहला नियम है, तथ्य बताएं, कानून नहीं। अरे एक मिनट, वकील और कानून ना बताए, ये तो सुनने में थोड़ा अजीब है। बहस के दौरान वकील कानून पर खूब बात करते हैं, लेकिन प्लीडिंग्स में नहीं। वजह समझिए, जज का काम है कानून को लागू करना, वो इसमें एक्सपर्ट है। आपका काम है उन्हें कहानी के हिस्से देना, यानी तथ्य। आप अपनी प्लीडिंग में ये नहीं लिखेंगे कि ये गिफ्ट गैर कानूनी था। यह आपका निष्कर्ष है, आपकी राय है। तो फिर आप क्या लिखेंगे? आप वो तथ्य लिखेंगे जिनसे ये साबित हो, जैसे ए ने बी को गाड़ी गिफ्ट में दी लेकिन गाड़ी की चाबियां और कब्जा कभी नहीं दिया। अच्छा। अब इन तथ्यों पर
कानून क्या कहता है ये तय करना जज का काम है। ये नियम जज को निष्पक्ष रखने के लिए बनाया गया है। समझ गई। ये दिखाने और बताने का फर्क है। आपको जज को तथ्य दिखाने हैं, सिर्फ अपनी राय नहीं बतानी। बिल्कुल। ये तो बहुत तार्किक है। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम है सिर्फ जरूरी तथ्य बताएं, स्टेट मटेरियल फैक्ट्स ओनली। मतलब कहानी में सिर्फ वही बातें बताएं जो केस के नतीजे पर सीधा असर डालती हैं। बाकी सब गैर जरूरी शोर है। हाँ बिल्कुल, लेकिन जरूरी क्या है ये कौन तय करेगा? ये तो बहुत सब्जेक्टिव लग सकता है। सही बात है। यहाँ पर कानून मदद करता है। हर दावे के कुछ कानूनी तत्व होते हैं, आपको बस उन तथ्यों को साबित करने के लिए तथ्य देने होते हैं। जैसे मटेरियल में एक उदाहरण है कि अगर कोई शिया मुस्लिम कानून के तहत कोई अधिकार मांग रहा है तो उसे अपनी प्लीडिंग में ये बताना ही होगा कि संबंधित व्यक्ति शिया था, क्योंकि ये एक मटेरियल फैक्ट है। हाँ, इसके बिना पूरा केस ही ढह जाएगा। लेकिन उस व्यक्ति को खाने में क्या पसंद था ये गैर जरूरी है। सही है। मुद्दे पर रहो, इधर उधर की बातें मत करो। तीसरा नियम शायद सबसे बारीक है। तथ्य बताएं, सबूत नहीं। स्टेट फैक्ट्स नॉट एविडेंस। ये सुनने में एक जैसा लगता है, पर इसमें जमीन आसमान का फर्क है। इसे समझने के लिए लैटिन में दो शब्द हैं, फैक्टा प्रोबेंडा और फैक्टा प्रोवेंशिया। ओके, चलिए इसे और आसान बनाते हैं। इसे ऐसे सोचिए, फैक्टा प्रोबेंडा आपकी फिल्म का पोस्टर है। फिल्म का पोस्टर। हाँ, जैसे एक जासूस कातिल को ढूंढ रहा है। ये वो कहानी है जिसे आप कोर्ट में साबित करना चाहते हैं। आप अपनी प्लीडिंग में यही लिखेंगे, जैसे प्रतिवादी ने बदले की भावना से काम किया। और फैक्टा प्रोबेंशिया वो आपकी फिल्म के सीन हैं, खून से सना चाकू, एक गवाह का बयान जिसने कातिल को भागते देखा, एक धमकी भरी चिट्ठी। अच्छा, वो सारे सबूत। हाँ, ये वो सबूत हैं जिनसे आप अपनी कहानी साबित करेंगे। आप फिल्म के पोस्टर पर पूरी फिल्म के सीन नहीं दिखाते हैं ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। वैसे ही आप अपनी प्लीडिंग्स में सारे सबूत नहीं डालते। सबूत मुकदमे के ट्रायल के दौरान पेश किए जाते हैं। प्लीडिंग्स सिर्फ कहानी की बाहरी रूपरेखा तय करती हैं। क्या बात है, ये एनालॉजी तो शानदार है। तो प्लीडिंग्स में आप बताते हैं कि क्या हुआ और ट्रायल में आप दिखाते हैं कि कैसे आप ये साबित कर सकते हैं। बिल्कुल सही। और चौथा और आखिरी नियम? चौथा नियम इन सबको एक साथ लाता है। संक्षिप्त और सटीक रूप से बताएं। मतलब आपकी भाषा बिल्कुल साफ, सीधी और बिना किसी लाग लपेट के होनी चाहिए। हर पैराग्राफ में एक बात। सर्वनाम जैसे व या य से बचें, सीधे नाम का इस्तेमाल करें ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। दिलचस्प है। एक दिलचस्प बात यह है कि पुराने जमाने में प्लीडिंग्स लिखी नहीं जाती थी। वकील जज के सामने मौखिक रूप से बहस करते थे और एक क्लर्क उसे चर्म पत्र पर लिखता जाता था। अच्छा। हाँ, तो ये नियम धीरे धीरे इसलिए विकसित हुए ताकि अदालतों का काम आसान हो। तो ये तो हुई एक विवाद को सुलझाने की कला, लेकिन उस कला का क्या जो विवाद को पैदा ही ना होने दे? मुझे लगता है अब हमें कन्वेंसिंग की दुनिया में चलना चाहिए। बिल्कुल, समझौतों की वास्तुकला। हाँ। अगर प्लीडिंग्स एक लड़ाई का मैदान तैयार करना है तो कन्विंसिंग एक मजबूत इमारत का नक्शा बनाना है। और जैसे एक इमारत के अलग अलग हिस्से होते हैं, नींव, दीवारें, छत, भविष्य में बड़ी मुसीबत बन सकती है। बिल्कुल। इसके बाद आती हैं दीवारें, जिन्हें हम प्रस्तावना कहते हैं। ये वो हिस्से हैं जो वेरएज या चूंकि से शुरू होते हैं। हाँ, मैंने ये कई अग्रीमेंट्स में देखा है। ये करते क्या हैं? ये कहानी की पृष्ठभूमि बताते हैं। ये किसी टीवी शो के प्रीवियसली ऑन सेगमेंट की तरह है। ये मंच तैयार करते हैं। अच्छा। जैसे चूंकि बेचने वाला इस जमीन का अकेला मालिक है, या चूंकि खरीदने वाला इसे खरीदने का इच्छुक है। ये बताते हैं कि ये समझौता क्यों हो रहा है। नींव हो गई, दीवारें बन गईं, अब घर का मुख्य ढांचा। वो है परिचालन हिस्सा, ऑपरेटिव पार्ट। इसमें दो चीजें आती हैं, ऑपरेटिव वर्ड्स और पार्सल्स। ऑपरेटिव वर्ड्स वो जादुई शब्द हैं जो एक्शन करते हैं। मैं इसके द्वारा बेचता हूं या मैं पट्टे पर देता हूं। और पार्सल? पार्सल उस चीज का पूरा विवरण है जिसका लेन देन हो रहा है। प्रॉपर्टी का पता, नाप, चारों तरफ क्या है। यहां पर जरा सी भी ढील नहीं दी जा सकती। अगर एक नक्शा साथ में लगा हो तो सोने पे सुहागा। इस मटेरियल में एक और भारी भरकम लैटिन शब्द है, हेबेंडम। इसका क्या मतलब है? हेबेंडम का मतलब है टू हैव एंड टू होल्ड। टू हैव एंड टू होल्ड। हाँ, ये बहुत जरूरी हिस्सा है। ये बताता है कि जो अधिकार दिया जा रहा है उसकी सीमा क्या है। क्या प्रॉपर्टी हमेशा के लिए दी जा रही है या सिर्फ कुछ सालों के लिए? क्या खरीदार उस पर कुछ भी बना सकता है या सिर्फ रिहायशी मकान ही बना सकता है? ये सारी शर्तें हेबेंडम में साफ साफ लिखी होती हैं। और आखिर में छत और ताला चाबी। हाँ, छत की तरह है अनुबंध, यानी वादे। बेचने वाला वादा करता है कि प्रॉपर्टी पर कोई लोन नहीं है। खरीदने वाला वादा करता है कि वो समय पर पेमेंट करेगा। ठीक है। और फिर आता है आखिरी हिस्सा,
ताला चाबी, जिसे टेस्टिमोनियम और हस्ताक्षर कहते हैं। इन विटनेस वेयर ऑफ। बिल्कुल, जिसके साक्ष्य में लिखने के बाद दोनों पक्ष गवाहों के सामने दस्तखत करते हैं और यहीं पर यह दस्तावेज कानूनी तौर पर पक्का हो जाता है। ये तो सच में किसी इमारत को बनाने जैसा ही है, जहां हर ईंट का अपना काम है। चलिए अब इन नक्शों और नियमों को असल दुनिया के उदाहरणों से समझते हैं। जरूर। प्लीडिंग्स की तरफ से स्थायी निषेधाज्ञा के लिए वाद का एक सैंपल दिया गया है। ये क्या दिखाता है? ये एक किराएदार की कहानी है जिसे कुछ लोग जबरदस्ती निकालने की धमकी दे रहे हैं। ये सैंपल प्लीडिंग्स के चारों नियमों का एक बेहतरीन उदाहरण है। कैसे? देखिए, इसमें तथ्यों को कैसे सिलसिलेवार तरीके से रखा गया है। 7 तारीख को प्रतिवादी आए और धमकी दी, 10 तारीख को वे फिर आए और सामान फेंकने की कोशिश की। यानी ये स्टेट फैक्ट्स नॉट लॉ और स्टेट फैक्ट्स कंसाइजली का पालन कर रहा है। बिल्कुल, वो ये नहीं कह रहा कि प्रतिवादी बुरे लोग हैं, वो उनके काम बता रहा है। वो ये भी बता रहा है कि पुलिस में शिकायत करने की कोशिश की पर कुछ नहीं हुआ। ये सबूत नहीं दे रहा, बस वो तथ्य रख रहा है जो जज को ये समझने में मदद करे कि अदालत का दखल देना क्यों जरूरी है। हर पैराग्राफ में एक घटना, साफ, सीधा और मुद्दे पर। ठीक है, अब कन्वेंसिंग की तरफ से एक उदाहरण लेते हैं। वसीयत यानी विल का सैंपल। ये तो बहुत आम दस्तावेज है। इस सैंपल में क्या खास है? ये सैंपल दिखाता है कि कन्वेंसिंग में सटीकता क्यों जरूरी है। सबसे पहले वसीयत करने वाला अपनी पहचान बताता है और साफ साफ घोषणा करता है कि ये उसकी आखिरी वसीयत है, जो पिछली सभी वसीयतों को रद्द करती है। हाँ, ये भविष्य के किसी भी विवाद को यहीं खत्म कर देता है। और संपत्तियों के बंटवारे के बारे में वहां भी देखिए कितनी स्पष्टता है। संपत्तियों की लिस्ट है, कौन सी चल है, कौन सी अचल। फिर सबसे जरूरी हिस्सा, किसे क्या मिलेगा। मेरी पत्नी को मेरा घर, पूर्ण और बिना शर्त अधिकार के साथ। अच्छा, पूर्ण और बिना शर्त। हाँ, या मेरे बेटे को मेरी दुकान। यहाँ पूर्ण और बिना शर्त जैसे शब्दों का बहुत बड़ा मतलब है। यहाँ कोई भी गोलमोल भाषा नहीं है। सही बात है। हर शब्द को इसलिए चुना गया है ताकि बनाने वाले के जाने के बाद परिवार में कोई झगड़ा न हो। यही कन्विंसिंग का असली मकसद है। तो इस पूरी चर्चा को समेटे तो चाहे कोर्ट में कोई विवाद ले जाना हो या दो लोगों के बीच कोई समझौता करना हो, कानूनी ड्राफ्टिंग का असली काम है कागज पर एक ऐसी तार्किक इमारत खड़ी करना जिसमें शक या अस्पष्टता की कोई गुंजाइश न बचे। बिल्कुल सही निष्कर्ष है। प्लीडिंग्स एक जज को संघर्ष की कहानी सुना रही है, इस उम्मीद में कि वो आपके पक्ष को समझेंगे। कन्वेंसिंग पार्टियों के बीच एक समझौते की कहानी लिख रही है, इस इरादे से कि भविष्य में कोई गलतफहमी ना हो। हाँ, एक कहानी अतीत के बारे में है, दूसरी भविष्य के लिए। और दोनों के लिए दिमाग का इस्तेमाल एक ही तरह से होता है। हाँ, दोनों में अनुशासन, सटीकता और शब्दों पर पकड़ चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा शब्द आपको बचा सकता है और कौन सा फंसा सकता है। ये शब्दों की इंजीनियरिंग है। शब्दों की इंजीनियरिंग, जहां हर पुर्जे का एक खास काम होता है। ये मटेरियल तो कानून के छात्रों के लिए, लेकिन ये हम सबके लिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा करता है। आज की दुनिया में जहां एआई और बने बनाए ऑनलाइन लीगल टेम्पलेट्स का जोर बढ़ रहा है, क्या ड्राफ्टिंग की ये इंसानी कला और कारीगरी उतनी ही मायने रखेंगी? ये आज के दौर का सबसे बड़ा सवाल है। एक तरफ तो एआई मिनटों में एक अग्रीमेंट ड्राफ्ट कर सकता है, लेकिन क्या वो मशीन एक इंसान की स्थिति की बारीकियों को समझ सकती है? सही बात है। क्या वो उस डर, उस उम्मीद को महसूस कर सकती है जो एक वसीयत लिखने वाले के मन में होती है? शायद भविष्य में वकील का काम खुद लिखने से ज्यादा एआई से लिखवाकर उसे एक इंसान की तरह जांचना और सुधारना हो जाएगा। तो मतलब शब्दों के पीछे का क्यों समझना और भी ज्यादा जरूरी हो जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि सिर्फ क्या लिखना है ये तो मशीन भी बता देगी। सोचने के लिए एक दिलचस्प बात है,